है उसमें जो एक बात आई है इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड शब्द और उसके अप्रोच पे तो बहुत जोर दिया गया है, लेकिन अगर हम ओवरऑल उनकी बात में या इस सब में देखें तो क्लियरली इसमें लैकुना और डिसइंटीग्रेशन बीच बीच में नजर आती है। उसमें एक पॉइंट तो विलास चंद जी ने बहुत अच्छे से दिया कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म वाली अप्रोच उसमें नहीं है और ना ही अभी तक उसका कुछ विकल्प आया है। मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ। तो अब इन दोनों बातों को लेके डिसइंटीग्रेशन और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, इसमें मैं कुछ अपनी बात कहना चाहूँगी। वैसे तो यहाँ सब लोग बहुत विद्वानी बैठे हैं शेयरिंग के लिए। तो जब हम बात करते हैं कि हम सब नेचर को बताने के लिए जुड़ जाएं और बाकी सब बात छोड़ दें, राष्ट्र छोड़ दें, भाषा छोड़ दें, हिंदू छोड़ दें, सिख छोड़ दें, तो वहीं पे हम डिसइंटीग्रेशन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप उनसे कहोगे कि आप अपनी भाषा छोड़ दें तो वो सोचेंगे कि शायद इस तरफ आने से मेरी भाषा खत्म हो जाएगी, तो वो उस डर से आपके पास नहीं आएगा। अगर आप कहोगे कि सिख या हिंदू का छोड़ दो, तो जो सिख है और अपनी सिखी को नहीं छोड़ना चाहता तो उसको लगेगा ये मेरी बात नहीं हो रही। जो हिंदू अपनी हिंदुइज्म को नहीं छोड़ना चाहता उसे लगेगा ये मेरी बात नहीं हो रही। जो मजदूर और किसान अपनी प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ है और उसकी बात नहीं हो रही, उसको खाली ये है कि अगर ऊपर वाली कंपनियां बंद करेंगी तो ही बंद हो पाएगा ये सब, नहीं तो नहीं हो पाएगा, तो उसको एक निराशा देना है। यानी कि हम सब नेगेटिव बता रहे हैं उनको, कुछ पॉजिटिव नहीं दे रहे। हम जितना ज़्यादा नेगेटिव बताते हैं उससे एक नेगेटिव एनर्जी का प्रचलन बढ़ता है, नेगेटिव एनर्जी फैलती है। जब हम उसको अल्टरनेटिव देते हैं तो उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। और एक बात है कि पॉजिटिव एनर्जी लोगों को ज़्यादा खींचती है अपनी तरफ और लोग फट से आ जाते हैं। वो कहते हैं यहाँ कुछ काम की बातें सुनो। जब हम खाली क्रिटिसिज्म करते हैं तो उससे टाइम ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल में जितने लोग यहाँ आए हैं वो सब ये जान के ही आए हैं कि ये क्या कर रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर क्या कर रहा है। शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जिसको ये ना पता हो कि कॉर्पोरेट सेक्शन क्या कर रहा है। तो बात है कि हम क्या करें, हम उसको कैसे मुकाबला करें उसका। इस मुद्दे पे बहुत ही कम चर्चा हुई है। तो अब मैं थोड़ा इसी पे बात रखूंगी कि कहने को तो कह दिया कि हम ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर आएंगे। हम पहले ऊपर की तरफ से आ गए, ठीक है, एक बार जुड़ गया। अब वो कॉर्पोरेट है, हम उनको सामने एजेंडा रख देंगे बराबर, तो वो नहीं सुनेगा। एक छोटी सी एग्जांपल है, 1980 में हमने एक वुमेन कॉन्फ्रेंस की और उसमें हमने बताया कि पंजाब में और महाराष्ट्र में अल्ट्रासाउंड है जो वो लड़कियों को गर्भ में मारने के लिए यूज हो रहा है, इसको बंद करो। गवर्नमेंट को भी लिख के दे दिया, सबको लिख के दे दिया, शोर भी मचा दिया, अखबारों में भी छाप दिया, नहीं हुआ। 87 तक नहीं हुआ और तब तक 1000 के भी बराबर में 708 लड़कियां आ गई थी, 728 लड़कियां। उनकी जरूरत नहीं है ये, तो कौन लड़ेगा? जिनकी जरूरत है। तो जिनकी जरूरत है वो हम थोड़े से नहीं हैं, हम खाली उनके वोकल माउथ हैं, उनके उन लोगों के जो गांव में बैठे हैं, जो पेरिफेरी में बैठे हैं, उनका वोकल माउथ तो हम हो सकते हैं, हम अपने आप में कुछ भी नहीं हो सकते। क्योंकि इतने से लोग, हम पूरे वर्ल्ड में एक जर्रे के बराबर हैं और हमारी अकेलों को इतने से लोगों की आवाज को मायने नहीं रखती उनके लिए वो आवाज कब मायने रखेगी? जब हम उन हजारों लाखों को भी साथ में जोड़ लेंगे। और उन हजारों लाखों को जोड़ने के लिए हमको उन तक जाना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा कि इस कल्चर को नो कहो। और ये बात नहीं है कि वो नो नहीं कहना चाहते या वो जानते नहीं है, वो हमसे ज्यादा ज्ञानी है। मैंने गाँव में घूम के देखा है इन दिनों में, वो लोग हमसे ज्यादा समझते हैं कि नुकसान हो रहा है। अब यहाँ एक वक्ता ने कहा कि 20 साल में सब खत्म हो जाएगा, तो मैं अगर उनको कहती हूँ सपोज उनकी भाषा में कि 20 साल में सब खत्म हो जाएगा, वो कहेगा कि अगर मैं आज फसल ये वाली लेके नहीं बोऊंगा और मंडी में नहीं बोऊंगा तो 1 साल में मेरा परिवार खत्म हो जाएगा। तो मैं परिवार को पहले खाने के लिए दूं, 20 साल बाद तो देखा जाएगा मैं खत्म होता हूं या नहीं, लेकिन मुझे पहले ही साल की चिंता है। तो जब तक हम उनकी उस जरूरत को
अपनी मूवमेंट के साथ नहीं जोड़ते, कि उनके लिए पहला साल इम्पॉर्टेंट है, कि उनको जीना है, उनके लिए आज जरूरी है, उस मजदूर के लिए आज जरूरी है जिसके पास वेजेस नहीं है, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो यही पे डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है कि हम ऊपर से जब आते हैं, अपनी बात कहते हैं, उस थॉट को नीचे परकोलेट करते हैं और नीचे वाले लोगों से उसको रिस्पॉन्ड करके उसको बड़ी आवाज में वापस प्रचलित करते हैं। तो यही डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो गलती मार्क्स ने की नहीं, उसके लिए उसको क्यों क्रिटिसाइज किया जाए। और फिलॉसफी सारी अपने अपने समय में बहुत प्रबल रही हैं। सिद्धू घाटी की सभ्यता अपने समय में प्रबल रही है, उसके बाद आर्यों ने उनको हरा दिया, उन्होंने अपनी खुद चलाई। हिंदुइज्म भी प्रफुल्लित हुआ, उनका भी बहुत कुछ बढ़िया है। अब प्रकृति की बात जहां करते हैं तो कुंभ की जो व्यवस्था है, अर्ध कुंभ और कुंभ की, वो दरियाओं को सहेजने की प्रथा थी। वहां पे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स इकट्ठे होते थे उस टाइम के, जो संत साधुओं के रूप में होते थे, और वो दरियाओं को संभालते थे। लेकिन अब कहाँ है वो? अब तो दरियाओं को गंदा करने के लिए कुंभ चलता है। तो पंजाब में उनके मुकाबले में सिख धर्म आया। सिख धर्म किस में लेके आया? ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ में, जिसमें उन्होंने जातियों में बांटा था। अब मार्क्स और एंगल्स ने जो भी स्टडी किया, उनको जातियों के बारे में तो पता ही नहीं था कि देश में किसी एंगल में जातियां भी होती हैं। तो हमने अपने इंडिपेंडेंट काम क्या किया उसमें? हमारा यहाँ का वो इंडिपेंडेंट काम जो है वो पंजाब में सिख गुरुओं ने किया। उन्होंने उस पर अटैक किया, उसको खत्म किया। अब क्योंकि वो उसको खत्म करते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा सिखों पे निशाना है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का। मुसलमानों पे तो राष्ट्रवाद के एंगल से है, लेकिन फिलॉसफी के एंगल पे सिखों पे निशाना है। और वो सब तरीके अपनाते हैं। सिखों के बीच में ब्राह्मणों के भेष में, सिखों के भेष में ब्राह्मण भी भेजते हैं, जो उसको खत्म करते हैं। वो गुरुद्वारे कंट्रोल करते हैं और सिखी वहां से खत्म करते हैं। लेकिन सिख धर्म में कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो इतने बढ़िया एग्जाम्पल सेट हो गई है कि वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकती जब आप हिस्ट्री से लेते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी भी एरिया में जो कुछ होता है, जो जीवित लोग करते हैं, वो एक हिस्ट्री होती है ना। तो सिख हिस्ट्री को ये पंजाब की हिस्ट्री नहीं मानते। सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ। तो ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोच की हम बात करते हैं, तो जब तक हम इन सब बातों को नहीं लेते तब तक ये नहीं हो पाएगा। और कल मैंने एक सुझाव रखा था कि जो हम स्टेज से बोलते हैं, तो यहाँ कुछ ही लोग आ पाते हैं जो यहाँ बोलने के आदी होते हैं, और सब लोग नहीं आ पाते। तो इसलिए हम 4 ग्रुप्स में इकट्ठे होकर अगर डिस्कशन करें तो सब लोगों का व्यू आ जाएगा। तो उस पर अगर प्रबंधक गौर कर सकें तो मैं अभी भी चाहूंगी, क्योंकि जो ग्रुप में बैठ के फीडबैक भी आपने लेना है, उससे आपको पता लगेगा कि लोगों की कैसी समस्याएं हैं। और इसको खाली जो बात ऐसा लगे ना कि ये लागू नहीं हो सकती, अगर एक किसान को कहो कि ऊपर से बंद होगा तो सब बंद होगा, तो फिर वो कहेगा जब ऊपर से बंद हो जाएगा मुझे तो तभी करना है, तब तक तो मुझे यही करना है। तो उसका अपना एक्शन क्या है? उसका अपना एक्शन भी तो आना चाहिए। वो पॉजिटिव एक्शन हम अगर उसको बताएंगे तो पॉजिटिव एनर्जी चलेगी। तो वो पॉजिटिव एनर्जी के लिए एक तो इंटरेक्शन आपस में, एक फीडबैक, और एक नीचे से हम अपनी इस वॉइस को पूरा आगे लेके आए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। एजेंडा ठीक है, लेकिन इसकी अप्रोच और इसका जो तरीका है बताने का या करने का, उसमें मेरे काफ़ी मतभेद हैं। शुक्रिया। जीवन ज्योति जी ने कई सवाल खड़े किए हैं, कई उन्होंने सुझाव भी दिए हैं। थैंक यू। मैं अब अगले वक्ता है तीर्थराज जी आचार्य नेपाल से। तीर्थराज जी आचार्य। वक्ताओं को समय जो है